बार फिर से खैर मकदम है नाजरीन आप सबका। रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर जनाब मोहम्मद शफीकुज़्ज़मान साहब IAS से महव गुफ्तगू हूँ और उनसे सवालात कर रहा हूँ ऐसे मौज़ूआत पर जिनके बारे में हमको मालूम होना ज़रूरी है, जिनके बारे में हमारा जानना ज़रूरी है। तो आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ज़मान साहब से एक ऐसा सवाल पूछें जो अभी अभी मेरे जहन में आया और मेरी मालूमात की बुनियाद पर आया, और वो सवाल ये है साहब कि आपने अभी कहा कि ये महकूमा माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सन 1984 में कायम किया, लेकिन जहां तक मुंदाचीज की मालूमात का ताल्लुक है मैं समझता हूं उस महकूमे में आज तक भी उस महकूमे का कोई मुलाजिम नहीं है। जितने लोग आते हैं डेपुटेशन पर आते हैं, यहाँ वहां से लाए जाते हैं और उनसे काम लेकर फिर उनको उनके महकूमा जात को भेज दिया जाता है। बरखिलाफ इसके हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स का क़याम जो कि लगभग उन्हीं दिनों में उन्हीं सालों में हुआ था, उनमें उनके अपने उस महकूमे के अपने मुलाजिमीन की तादाद हज़ारों में है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो खैर बहुत पुराना डिपार्टमेंट है जी, लेकिन जहाँ तक BC वेलफेयर डिपार्टमेंट, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एक ही साल में कायम किया गया था। दोनों 1984 में कायम किया गया जी। तो शुरू में BC वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी जो मुलाजमीन लिए गए वो दूसरे डिपार्टमेंट्स महकमों से डिप्यूटेशन पे लिए गए जी, लेकिन जल्द ही उनका अपना काडर बन गया। जल्द ही उनको परमिशन मिली कि अपने लोगों को रिक्रूट करें और होते होते ये कि 5,000 तकरीबन 5,000 एम्प्लॉइज़ हैं उनके महकमे में। अच्छा जी सर। उसके बरखिलाफ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 1984 से जो एक तो जो स्ट्रेंथ तय हुआ था उस वक्त डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स का, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, एम्प्लॉयज़ की तादाद बढ़ाई नहीं गई और जो भी लिए गए वो सब डिप्यूटेशन में लिए गए। कभी उसका अपना जो है अपना महकमा कभी जो है नहीं बन सका। वो मतलब अपने एम्प्लॉयज़ उसके नहीं हुए, उसके अपनी कोई सर्विस रूल नहीं है, उसके अपने कोई एम्प्लॉय नहीं है, उसका अपना कोई ये नहीं है जी। तो उसमें की एक बड़ी वजह क्या है कि अगर आपको ज़रूर आपको मालूम होगा कि किसी महकमे में दो तरह के बजट होते हैं, एक नॉन प्लान बजट, एक प्लान बजट जी। प्लान बजट जो है प्लान स्कीम्स की अमल आवरी के लिए, जबकि नॉन प्लान बजट जो है वो खर्च होता है जो कि उनका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उनकी दूसरी टेलीफोन, उनका ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस प्लस फर्नीचर, ये जो भी ऑफिस एक्सपेंडिचर्स हैं वो नॉन प्लान बजट के तहत है। तो हमारे बदकिस्मती से हमारे जितने भी लेजिस्लेचर्स रहे या हमारे पॉलिटिकल लीडर रहे या सोशल एक्टिविस्ट रहे, उनका सारा का सारा ध्यान इस तरफ रहा कि साहब प्लान बजट में हुकूमत सब मंसूबे बंद बजट में कितना पैसा दे रही है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं किया या किसी ने ये उस पर बात करने की कोशिश नहीं की कि नॉन प्लान बजट में आखिर क्या हो रहा है जी। तो हम लोग ये हमेशा कंपेयर करते रहे कि प्लान बजट BC वेलफेयर का इतना से इतना हुआ, इतना से इतना हुआ, लेकिन माइनॉरिटी वेलफेयर का प्लान बजट इतना से इतना हुआ, लेकिन हम लोगों ने ये कभी कोशिश नहीं किया कि उनका नॉन प्लान बजट कितना था, कितना हुआ, हमारा प्लान बजट कितना था, कितना हुआ जी। तो हमेशा नॉन प्लान बजट हमारा सफ़र करता रहा, हमारे एम्प्लॉयज़ हमेशा वहीं के वहीं रहे, तादाद उनकी वही रही और उनकी फैसिलिटीज़ महदूद रहीं जी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट में काफ़ी असर पड़ा। उसकी वजह से ये हुआ कि डिपार्टमेंट का न सिर्फ ये कि ग्रोथ स्टंटेड हो गया, बल्कि उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो तकरीबन जो है महदूद होकर रह गई और वो जस्ट पेरिफेरल डिपार्टमेंट की तरह से होकर रह गया वो जी। बड़ी अफसोसनाक बात है सब इस दौर में जबकि हर तरह की तरक्की देखने को मिलती है, बड़े अफसोस की बात है। आपने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में थे आप या बैकवर्ड क्लासेस सेक्रेटरी थे आप जब ये दाऊदा सुब्रमण्यम कमेटी कायम हुई थी और मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस की गिनती हुई थी, कुछ शुमार किया गया था, क्या रोल था आपका, कहाँ क्या थी वो रोल? देखिए, मैं उस वक्त बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी मुकर्रर हुआ था और एक चीज़ जो जब मैं मुकर्रर हुआ तो उस वक्त मुझे बताई गई थी कि जो गवर्नमेंट जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है और उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो GO इशू किया था रिजर्वेशन देने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करते हैं, उसको कलअदम कर दिया था हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पे कि कमीशन से मुशावरत नहीं की गई थी और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त कमीशन एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो उस लैकुना को, उस खामी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पे एक कमीशन बनाया, बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर जस्टिस दलवा सुब्रमण्यम।
तो वो पहले वो कमीशन फॉर्म हुआ मेरे वक्त में, मैंने आने के बाद जो है पहला काम ये हुआ कमीशन फॉर्म किया जाए ताकि जो है इसको आगे बढ़ाया जा सके। जी। और कमीशन फॉर्म होने के बाद हम लोगों ने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप इसके ऊपर जो है सर्वे करके एनालाइज करके आप रिपोर्ट सरकार को दीजिए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। तो दरबार सेनेट कमेटी ज़िलों के उसने ज़िला उसने टूर किया, मुसलमानों से मिले, दूसरे लोगों से मिले, ऑब्जेक्शंस रिसीव किए, काउंटर ऑब्जेक्शंस रिकमेंडेशंस रिसीव किए, काउंटर ऑब्जेक्शंस रिसीव किए और फाइनली उन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि साहब मुसलमानों की तालीमी और समाजी हालत बहुत ही ख़राब है और उनको जो है बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और उसी के परसुएंस में सरकार ने जो है उनको रिजर्वेशन दिया, पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और फिर उस ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदला जिसमें आम मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया गया बिला तफरीक बिरादरी ज़ात या जो भी आप ग्रुप जो भी कहें। लेकिन वो एक्ट जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको जो है क्वैश कर दिया और वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ज़ेर दौरा है। अच्छा जी। इसी बीच में फिर गवर्नमेंट ने उसके बाद मेरा वहाँ तबादला हो गया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने दूसरा एक्ट लाया जिसमें 4% रिजर्वेशन दिया गया जी। और मुसलमानों में नाम नेहाद बिछड़ी जातियों को जिसका मैं शुरू से मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, शुरू से मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। जो चीज़ मुसलमानों को जिस चीज़ ने तफरक़े में डाला नॉर्थ इंडिया में, वो चीज़ फाइनली जो है यहाँ पे लाई गई। कहा यह गया कि जो है सही जांच पड़ताल नहीं हुई मुसलमानों में बिछड़ी जातियों की, उनके मौजूदा हाल की, तो क्या गैर मुफस्सिल थी रिपोर्ट? नहीं, गैर मुफस्सिल बिल्कुल नहीं थी, रिपोर्ट काफ़ी मुफस्सिल थी। कोर्ट ने उसको जो है ये ज़रूर कहा कि डाटा इनएडिक्वेट है और जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि उसके बरखिलाफ अगर आप देखें उसके पहले जो अनंत राम कमीशन की रिपोर्ट, देखिए मैं बोल रहा हूँ उसके पहले जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की जो रिपोर्ट है, गिरगिलानी नहीं है वो, अनंत राम कमीशन की 2 रिपोर्ट्स हैं जी। तो उनमें जिसकी बुनियाद पे बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया है जी 1974 में या 74 में या 1994 में, सॉरी, जिन 92-93 पसमानदा ज़ातों को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसमें कुछ ज़ातें तो ऐसी हैं जिनको सिर्फ एक पैराग्राफ की बुनियाद पर उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनके बारे में कमीशन ने सिर्फ एक पैराग्राफ में डिस्कस किया जी। तो जब वो एडिक्वेट हो सकती है, वो डाटा और वो रिपोर्ट एडिक्वेट है, तो कोई वजह नहीं है कि दल्ला से बनी कमीशन रिपोर्ट एडिक्वेट नहीं हो। तो इस बात को हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जब हम लोगों ने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने चैलेंज किया, उसको ले गए हैं, तो हम लोगों ने ये बात रखी है कि जो रिपोर्ट जो है वो गैर मुफस्सिल नहीं है। आप जब हम लोग कहते हैं तो कौन होते हैं? हम लोग गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, महकमा हमारा जो है आपका महकमा, जी हाँ। और वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, वो जेर दौरा है, अब समाअत तो अभी नहीं हो रही है उसकी, पेंडिंग है, लेकिन पेंडिंग है जी। मगर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश उसको फॉलो अप करना चाहिए, उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मेरे ख्याल में काफ़ी उसके अंदर जो है इसकी गुंजाइश है कि हम लोग वहाँ पे तो मुकदमा जीत सकते हैं। इस तरफ किसी तरह की रहनुमाई गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की अगर की जानी चाहिए या उनको इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए, तो किन का काम है कि ये करें? देखिए, हमारे सोशल एक्टिविस्ट का काम है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सी चीज़ें हम वक्ती जज्बात के तर्क करते हैं और उसके बाद फिर उसको जो है लॉजिकल एंड तक ले नहीं जाते जी। जब वो 5% रिजर्वेशन दिया गया, जब वो कलअदम हुआ तो काफ़ी हंगामा हुआ और गवर्नमेंट ये करना चाहिए। वो फाइनली जब गवर्नमेंट ने 4% का रिजर्वेशन का ये लाया, मसवदा लाया, तो फिर उसको भूल गए हम लोग। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 4% रिजर्वेशन जिस डॉक्यूमेंट के तहत दिया गया है उससे ज़्यादा वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसके तहत 5% रिजर्वेशन दिया गया था। बहुत सही जी जी जी, आपने वैलिड डॉक्यूमेंट की बात की। मैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल सच्चर कमेटी के ताल्लुक से आपसे बाद में करूंगा, लेकिन पहले आपसे सवाल करूंगा आपकी 2 मार्कतुल आरा किताबों के ताल्लुक से। आपने 2 बहुत ही
बहुत ही कारामद किस्म की जो है किताबें लिखी, जो अपने आप में एक समंदर को कूजे में समो देने के बराबर जैसी हैं। उन किताबों के नाम बताइए, उसकी किताबों का पस मंजर, उनका। देखिए, एक पहली किताब जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इन इंडिया, अक़लियती तालीम के जो मसाइल है मुसलमान अक़लियतों के जी हिंदुस्तान में, उनका उसमें आता किया गया। एक्चुअली जब मैं 95 to 98 जब सेक्रेटरी रहा डिपार्टमेंट का जी, तो जो बहुत तरह के मसाइल हमारे सामने लाए गए, उनमें दो मसाइल बहुत अहम थे जी। एक मसला जो है वक्त के ताल्लुक से जो भी इश्यूज थे, और दूसरा तालीम के ताल्लुक से। इतने ज़्यादा इश्यूज थे, इतने ज़्यादा मसाइल थे मुसलमानों के जी कि वो मेरे सामने लाते थे। तो उसने मुझे इंस्पायर किया कि इन मसाइल के अहाता कर कर किताब लिखी जाए कि वाकई क्या मसाइल हैं, उनका कानूनी पस मंज़र क्या है, उनका समाजी पस मंज़र क्या है, उनका सियासी पस मंज़र क्या है। तो फिर मैंने एक वो किताब लिखी मुस्लिम। एक्चुअली पहले मैं उसको एक सिर्फ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, लेकिन फिर बात बढ़ती चली गई। फिर मैं वो पुराना क्या पस मंज़र था, मुग़लों के दौर में मुसलमानों की तालीम हालत क्या थी, फिर अंग्रेज़ों के दौर में तालीम हालत क्या थी, कैसे कैसे चेंजेस हुए, उस वक्त मसाइल क्या थे, वो मसाइल अब तो किताब बात से बात निकलती गई, किताब बढ़ती चली गई। तो आखिर में फिर मजबूरन उसे किताब की शक्ल में छापना पड़ा, जिसको आपके बुक लिंक कॉर्पोरेशन ने छापा, और काफ़ी अच्छा उसको रिसीव किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी उसकी कॉपियाँ ख़रीदी, अपने तमाम लाइब्रेरी में रखवाई जी। और दूसरी मेरी किताब थी मुस्लिम रिजर्वेशन प्रॉब्लम, मुस्लिम रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड लीगलिटीज जी। रिजर्वेशंस फॉर मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड लीगलिटीज जी। मुस्लिम रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड लीगलिटीज। अच्छा। तो ये भी इंस्पायर हुई मेरे जो है जब मैं बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हुआ जी, जी। तो उसमें जो है बैकवर्ड रिजर्वेशन पर से उसके जो मसाइल हैं, उसकी जो लीगलिटीज हैं, उसमें जो पॉलिटिक्स है वो जी, जी। और मुस्लिम रिजर्वेशन, उस मजीद मुस्लिम रिजर्वेशन में जो पॉलिटिक्स एंड लीगलिटीज हैं जी, वो दोनों चीज़ों को मुझे बहुत बारीकी से देखने का मौका मिला जी। तो फाइनली मैं इस नतीजे पहुंचा कि इसके अंदर इतनी गुंजलक है सूरत हाल जी कि आइन कहता है कि समाजी और तालीमी पसमानदगी होनी चाहिए जी। समाजी पसमानदगी का कोई डेफिनेशन नहीं है जी। जितनी कमेटियां बनी हैं अब तक जी। उसमें जैसे दो घड़ियां आपस में एक वक्त नहीं बताती हैं, उसी तरह किसी कमेटी ने एक क्राइटेरिया नहीं बताया है इसका जी। रिजर्वेशन समाजी बैकवर्डनेस का। तो ऐसी चीज़ इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स अभी तक नहीं हुआ है। उसके ऊपर जो है उसके ऊपर रिजर्वेशन देना या रिफ्यूज़ करना, दोनों चीज़ों के ऊपर बहस होनी चाहिए। जी, जी। तो इसमें क्या पॉलिटिक्स है और क्या लीगलिटीज इसकी हैं उसके ऊपर मैंने उसमें अहाता किया है। और न सिर्फ ये कि मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से बल्कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी उसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं और बहुत सारे सवालात जो हैं उनका मैंने जवाब देने की कोशिश किया है जी। और यही वजह है कि ये किताब भी बहुत मकबूल हुई और बड़े यहाँ काफ़ी देखी जाती है, तो इसको रेफर करते हैं लोग रेफर करते हैं लोग और काफ़ी जो है उसमें चूँकि उसके अंदर लीगल इश्यूज काफ़ी उठाए हैं मैंने जी, तो इसलिए थोड़ी गुंजलक जरूर होगी, थोड़ा इत्क जरूर सकील जरूर हुई है, लेकिन काफ़ी जो है उसमें बात को बहुत वाज़े तौर पर समझाया आपने। उसमें आपने ये कहा कि जिन बुनियादों पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता कहते हैं, उन्हीं बुनियादों पर दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि उन बुनियादों की नॉन फुलफिलमेंट वजह बनती है। बुनियादी तौर पे जो लोग ये कहते हैं कि आइन मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है जी, उनसे अगर आप ये पूछें कि आइन की कौन सी दफा, आइन के कौन सा आर्टिकल इसके खिलाफ है जी, तो शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। जो जानकार लोग हैं वो बताएंगे कि आर्टिकल 15(1) और 16(1) जी, ये जो है ये कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस एंड लैंग्वेज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 5 बुनियादों पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो 15 इज अबाउट एजुकेशन एंड 16 इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15 इज अबाउट एजुकेशन, आर्टिकल 16 इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
तो जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन रिलीजन की बुनियाद पर आर्टिकल 15 मना करता है, तो आर्टिकल 15 जात की बुनियाद पर मना करता है, आर्टिकल 15 जेंडर की बुनियाद पर मना करता है, आर्टिकल 15 लैंग्वेज की प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पर मना करता है, आर्टिकल 15 आपके रेस की बुनियाद पर मना करता है, लेकिन तमाम अदर बुनियादों पर आपने रिजर्वेशन दे रखा है और उस पर कोई जो है बहस नहीं हो रही है, उस पर कोई चूचरा नहीं हो रही है। आपने जो कास्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे रखा है बैकवर्ड कास्ट को, आपने जेंडर की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे रखा है वीमेन को 33%, आपने प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे रखा है लोकल नॉन लोकल की शक्ल में है सर, गुजरात में है, गुजरात इवन आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लोकल 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर लोकल। फिर आपने जो है रेस की बुनियाद पर भी दे रखा है, हिमाचल प्रदेश में एक पूरे गांव जो है उसमें जो भी पैदा होता है वो बैकवर्ड है। अच्छा जी। तो आपने तमाम चीजों पे दे रखा है, तो वो उसमें कानून आइन उसके मुखालिफ नहीं है, तो सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का कैसे मुखालिफ हो सकता है जी। तो ये बात बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आइनी है और बिल्कुल इलॉजिकल है। एनीवे बहुत ये तो लंबे बहस का मुतकादी है, आपके प्रोग्राम में शायद उतनी बहस उतनी गुंजाइश नहीं निकल सकती। एक आपसे एक निश्चित और रखनी पड़ेगी, बहुत सारी बातों को उसकी तफसील नहीं इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह वो मौका भी आएगा। लेकिन ये भी जो बातें बता रहे हैं आप बिल्कुल चौंका देने वाली बातें हैं कि वाक़तन इतने साफ तौर पर बात चीजें आया हैं फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ताल्लुक से मैं ये जानना चाहूंगा कि उसको आप किस हद तक बेहतर समझते हैं, मुनासिब समझते हैं बरखिलाफ 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स के 15 पॉइंट प्रोग्राम के? इसमें क्या चीज़ अच्छी है, उसमें क्या चीज़ जो ऐसी खास है जो उसको बड़े मुनफरिद बना देती है? देखिए, अगर ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी राय लें जी तो शायद ये लफ्ज़ जो है बहुत, ये जुमला बहुत सख्त हो, लेकिन सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है सिर्फ मुसलमानों को दिल बहलाने के लिए, इट इज़ कॉस्मेटिक इन नेचर। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें 22-23 रिकमेंडेशन किए हैं जी, और वो 22-23 रिकमेंडेशन जो हैं वो ज़्यादातर रिकमेंडेशन विश लिस्ट की शक्ल में जी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसे हो, कौन करे, इसकी कोई उसमें जो है ये नहीं है जी, कैसे होना चाहिए, कौन करे, पार्कों में जो है वो सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए जी, एजुकेशन में मुसलमानों की बढ़ना चाहिए, डाइवर्सिटी इंडेक्स इंप्रूव होना चाहिए जी। लेकिन कैसे होगा, कौन करेगा जी, क्या उसकी क्या मैकेनिज्म होगा, उसकी कोई तस्करा नहीं है जी, जी। उसके अलावा सच्चर कमेटी की जो बहुत बुनियादी खामी जो है वो बेसिकली उनका जो माइंड सेट है, इट इज नॉट लुकिंग इनटू द मुस्लिम्स प्रॉब्लम। ये हर जगह पे सोशो रिलीजियस ग्रुप की बात करता है, SRG। अगर आप ये देखें तो ये SRG की बात करते हैं ज्यादा, तो शायद मुश्किल से 2-4 रिकमेंडेशंस में उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया जी जी। अदरवाइज ये पूरे जो है वो पूरा सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है SRG के ताल्लुक से, सोशल रिलीजियस ग्रुप जी। तो फिर आप सच्चर कमेटी ये कहता है कि मुसलमानों की तालीमी हालत ख़राब है, मुसलमानों की समाजी हालत ख़राब है, मुसलमानों की जो है माशी हालत ख़राब है, लेकिन सच्चर कमेटी का कहीं पे मुंह नहीं खुलता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए जी 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 जी। उसके बरखिलाफ अगर आप 15 पॉइंट प्रोग्राम को देखेंगे जी तो वो भी बहुत सारे इश्यूज पे वेग है, लेकिन बहुत सारे इशू पे बहुत स्पेसिफिक है। जैसे वो कहता है कि जो है सेंसिटिव जिलों में जी या तो कलेक्टर या SP में एक मुसलमान होना चाहिए जो कॉमनली सेंसिटिव है। फिर जब वहाँ पे अगर राइट होता है तो जिम्मेदारी इन लोगों की फ़ौरन इनको तबादला होना चाहिए, इनका खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी सर्टेन आइटम्स ऑफ 15 पॉइंट प्रोग्राम। मैं ये नहीं कहता हूँ 15 पॉइंट प्रोग्राम पनेसिया है या पूरा जो है वो आब हयात है मुसलमानों की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ बहुत स्पेसिफिक हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा टू द पॉइंट है बने सच्चर कमेटी की जी जी जी। तो मैंने एक चैप्टर भी लिखा है मुस्लिम रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड लीगलिटीज में अबाउट सच्चर कमेटी। अच्छा जी सर जी। जिसमें मैंने लिखा है कि सच्चर कमेटी का पूरा अप्रोच सही नहीं है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे अमलावरी करने से मसाइल हल। इसलिए उसने कोई ऐसी बात ही नहीं कहा है कि साहब जो है उसने कोई मैकेनिज्म नहीं बताया, उसने सिर्फ ये विश लिस्ट है वो। तो इसके मानी ये कि उसके लिए एक अलग से कमीशन बनाया जाए जी जी दोबारा से जी जी, ताकि वो बताए कि साहब ये कैसे करना है कैसे नहीं करना। जी जी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में पुरुमीद नहीं हूँ और लोग जो है पॉलिटिकली बोल रहे हैं सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सच्चर कमेटी का कौन सा रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करना चाहिए? कोई बताया नहीं ये रिकमेंडेशन है जिसको इंप्लीमेंट करना चाहिए।
मैंने उस बारीक बीनी से किसी बारीक बीनी की भी जरूरत नहीं है, जरूरत ये नहीं तो है। बड़ी साफ और आया हाँ, बात है। कि कौन- आपकी ये किताबें अगर कोई लेना चाहे तो कैसे उससे मिल सकती है, कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, पहले तो वो बुक लिंक्स कॉर्पोरेशन वालों ने छापी थी, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं कमरुद्दीन अली खान साहब हैं, अच्छा। तो उनके पास ये किताबें मौजूद हैं। तो अच्छा सर, हम किसी मौके पर वो नाम वो लिख देंगे ताकि किताबों का जो है बिल्कुल, वो जी। वक्त आ चला है शो के अख्ताम का, लेकिन उससे पहले दो फिर भी बहुत अहम सवाल जो है रह जाते हैं। सर, आप बहुत सारे लोगों के बड़े हीरो जैसे रहे, बड़ा आइडियल रहे लोगों के, बहुत मिसाली किस्म का जो है आपकी सर्विस रही। आपको ऐसे आपकी सर्विस में आपको ऐसे कौन मिसाली लोग मिले जिनको आप जो है अदब और एहतराम और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं कि हाँ, इनका रोल बड़ा मिसाली रहा, ये मेरे लिए बड़े मसले रहा कि जो है रहे एक तरह से सर्विस में? देखिए, जहाँ तक मेरे बारे में मैं लोगों के लिए मिसाली रहा, उसकी दो वजह हो सकती हैं जी। एक तो यह कि लोग कम है इसलिए जो भी है वो मिसाली है। दूसरी ये कि मैं मन आनम के मन दानम, मैं जो है कभी इसका दावेदार भी नहीं हूँ और बिल्कुल ही दावेदार नहीं हूँ कि साहब जो है मैं किसी का रोल मॉडल हूँ या आइडियल हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी जो है सर्विस में जो रोल मॉडल का ताल्लुक है, एक एम नारायण राव साहब थे 1971 बैच के 70 या 71 बैच के IAS ऑफिसर, जी जी, जो मेरे कलेक्टर थे जब मैं ट्रेनिंग करता था। अच्छा जी, जी। तो मैंने तो अपने सर्विस में उस तरह का कोई अफसर नहीं देखा जिसकी जो जिसका नॉट ओनली मॉनेटरी ऑनेस्टी में, मतलब पैसे की ईमानदारी में नहीं, बल्कि प्रोफेशनलिज्म में, इवन प्रोफेशनल कंडक्ट में, इक्विटी में, फेयर प्ले में मैंने बहुत कम लोगों को वैसा देखा अपनी सर्विस में। नारायण राव साहब, एम नारायण राव साहब थे, वो कलेक्टर थे जी। वो रिटायर हुए 3-4 साल पहले। कलेक्टर थे वो जब? वेस्ट गोदावरी के जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई थी, जी जी, अच्छा। एलुरु में जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो वो कलेक्टर थे। जी। तो उनसे जो है जो चीज़ मैंने सीखी, जी जी, वो सबसे अहम जो चीज़ थी ईमानदारी वगैरह, तो वो आपका अपना ज़ाती जो है उसमें बहुत सारे वैल्यू सिस्टम ये रहते हैं, ये आपकी ज़ाती तरबियत बैकग्राउंड होता है। लेकिन उनसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने वो सीखी वो थी डिटैच अटैचमेंट। जी। उनका हमेशा ये कहना था कि जब भी आप किसी भी चीज़ को फाइल को देखें तो यू रिमेन अटैच टू दैट फाइल ओनली टिल यू टेक ए डिसीजन। वाह। जब एक मतलब आप फैसला ले लेते हैं तो यू गेट डिटैच टू दैट फाइल। उसके बाद क्या होता है, कौन उसमें अपील कर रहा है, अपील में क्या हो रहा है, आपके खिलाफ बात जा रही है, आपके हक में जा रही है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। न उससे दिल बर्दाश्त होने की जरूरत है, उससे बहुत खुश होने की जरूरत है। आपने जो प्रोफेशनली ईमानदारी के साथ कोई काम किया उस वक्त तक आप उसे अटैच रहिए, पूरी चीजें देख करके जो भी आपके जहन में आती है, जो ईमानदारी के साथ कर सकते हैं करिए। एक मतलब ने फाइल देख लिया, उस पर डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद फिर उससे डिटैच हो जाइए कि साहब जो है मेरी तारीफ हो रही है, मेरी वाह वाह हो रही है, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, वो दैट शुड नॉट बी मटेरियल फॉर यू। जी 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 जी। नारायण राव साहब के अलावा और कोई अफसरान साहब? नहीं, और भी लोग हैं जिनसे मैं सर्विस से मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन जिस हद तक मैं नारायण राव से मुतासिर हुआ हूँ, एक हमारे कमिश्नर थे कमर्शियल टैक्सेस के E. शर्मा साहब जी, उनको भी मैंने बहुत ही प्रोफेशनल पाया, पर्टिकुलरली जहाँ तक मतलब फीलिंग्स का ताल्लुक है। ही वॉज टोटली अबव बोर्ड। उनको कोई मतलब ये कि फाइल में या either in lines of caste, religion, creed, anything, he was totally professional। फिर हमारे अभी हाल में हमारे चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन थे पारिक साहब, उनको भी मैंने बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही जो है, हालांकि काफ़ी इख्तलाफात हमसे हुए, बट ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट लेट अस एग्री टू डिसएग्री एंड आई आल्सो ऑलवेज बिलीव लेट अस एग्री टू। तो इख्तलाफ के बावजूद हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे और मैंने उनसे काफ़ी सीखा। आई फाउंड हिम वेरी प्रोफेशनल इन हिज अप्रोच। जी 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 जी, बड़ी खुशी की बात है सर। अच्छा लगता है अपनों की ज़बान से और गैरों की जो है बात सुनो, गैरों की ज़बान से अपनों की तारीफ सुनो, अच्छा सा लगता है। इसी से दूसरों को तलखीन भी मिलती है, सबक भी लेना चाहिए लोगों को। आपसे एक आखिरी सवाल जनाब, शहरियान हैदराबाद बिलखुसूस मैं समझता हूँ जिन्होंने आप पिछले 25, 30, 32 साल के आपके करियर का अहाता किया हुआ था, उन लोगों की भी बड़ी ख्वाहिश थी और मुमकिन है आपकी भी रही होगी, हर अफसर की ख्वाहिश होती है कि वो किसी भी सूबे के आला तरीन ओहदे पर पहुंचे, बिलखुसूस इस वजह से कि उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा, उसने सर्विस बड़ी अच्छी की, कोई गलत रिमार्क उसके ऊपर नहीं आया।
तो ऐसा लगता है कि बड़े अरसे के बाद एक मौका आया था जब एक मुस्लिम अफसर जो है आंध्र प्रदेश, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा हैदराबाद है, हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का दारुल सल्तनत है, और यहाँ पर एक मुस्लिम चीफ सेक्रेटरी सूबे का बनकर आए, और जिसका पूरा पूरा इम्कान हो सकता था आपके होते हुए, क्योंकि आप उस पैनल में पहुंचे हुए थे, दूसरे तो गालिबन लोग पहुंच भी नहीं सकते उस पैनल में। तो आप चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाए, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हो गए। आपके दिल में किसी तरह से चुभती है ये बात, और इसकी क्या वजूहत थी? कैसे? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये नहीं कि मैं पैनल में आया, मैं सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर था जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा था, सबसे सीनियर एलिजिबल ऑफिसर था मैं जी। मुझे नहीं दिया गया, जाहिर है कि ज़ाती तौर पे इट वाज सेटबैक फॉर मी, लेकिन ज़ाती से ज़्यादा ये मुझे अफसोस इस बात का है कि सिस्टम का सेटबैक है। जी। सिस्टम का सेटबैक इस माने करके है कि जो लोग अपराइट हैं, ईमानदार हैं, दूध को दूध और पानी को पानी बोलने वाले हैं, उनके जो है कोई टेकर्स नहीं है। जी। बल्कि हत्तल इम्कान उनको लोग कोशिश करते हैं कि साहब वो इसमें इम्पोर्टेंट ओहदों बना रहे हैं ताकि उनको कोई कबाहत नहीं हो। जी। एक्चुअली जिस वक्त 1954 में इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट बना था, जी। उस वक्त पूरी एक्ट और रूल इस तरह से बनाई गई थी कि आईएएस अफसर्स का ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इंसुलेट हो जाए। जी। जी। और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने रूल बनाए थे। जी। लेकिन बदकिस्मती से कि हुआ क्या कि उन रूल्स को वायलेट कर करके गवर्नमेंट पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स करती रही। जी। और जो लोग पर्टिकुलरली जो लोग हुकूमत की फ्लैटरी करते थे, हुकूमत की हुजूरी में लगे रहे, या सरकारी, नॉट हुकूमत की बल्कि सियासी जी। आकाओं की, जी। उनको रूल्स के, कानून के खिलाफ उनको ओहदों पे रखा गया, उनको जगहों पे दिया गया जहाँ पे वो मुस्तहक नहीं थे। तो मुझे अपने ज़ाती शिकायत से ज़्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि सिस्टमिक फेलियर है, ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। जी। जी। उसका मुझे ज़्यादा अफसोस है। मैं समझ सकता हूँ सर, एक हक को ईमानदार किस्म के अफसर की ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि वो अपने साथ साथ समाज और माशरे का जो है भला उसकी नज़र में होता है, क्योंकि उसी मकसद के लिए उस आला ओहदे पर, उस आला महकमे में उसका जो है दाखिला हुआ होता है। बहरहाल आपसे बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हुई मोहम्मद शफीकुज़्ज़मा साहब, बेहद शुक्रिया आपका गोशे गयूर में तशरीफ़ लाने का। मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन भी आपके बड़े ममनून हैं कि आप तशरीफ़ लाए, अपना वक्त दिया आपका गोशे गयूर में आपने। तो मैं हमारे नाजरीन की तरफ से, रूबी की पूरी टीम की तरफ से, गोशे गयूर की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आप शुक्रिया। तशरीफ़ लाए, आपसे फिर किसी मौके पर और इंशाअल्लाह ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बेहद शुक्रिया सर। आदाब।